नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आपसे बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे नीट के सवाल पर। कल भी मैंने एक नीट पे ही आपसे बात की थी और मैंने जो प्रश्न उठाए थे उन्हीं पर बात करेंगे। और ये भी कहा था मैंने कि नीट में जो धांधली हुई है उस पर बात नहीं हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में है मामला और कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पेपर लीक तो हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि कितना उसका दायरा है, कितना लोगों को प्रभावित किया है। तो अभी तो वाईफाई इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में 1 मिनट या 2 मिनट में सूचनाओं को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया जा सकता है। तो ये सोचना कि इस सेंटर पे ही लीक हुआ है और इसका असर दूसरी जगह नहीं होगा, ये बहुत ही मतलब बचकानी बात है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सारा प्रकरण है, ये तो 8-10 सेंटर पे तो पकड़ाए ही गए हैं लोग। मतलब 4-5 स्टेट में, 5-6 स्टेट में तो लोग पकड़ाए हैं। जैसे राजस्थान में पकड़ाए हैं, बिहार में पकड़ाए हैं, झारखंड में पकड़ाए हैं और हरियाणा में पकड़ाए हैं। तो ये मतलब बात सोचना कि भाई इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा, तो ये समझ नहीं आ रही है बात। और ये परीक्षा तो लीक होनी ही चाहिए। वे लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है और लोगों ने बहुत सारी नकल की होगी और नकल मतलब उसको रट करके भी दिया होगा पेपर। तो इसीलिए 67 लोगों को ने टॉप कर लिया बच्चों ने। तो ये कोई कम छोटी मतलब संख्या नहीं है, इतनी बड़ी संख्या है। 67 टॉपर्स, 720 में से 720 नंबर। खैर, ये तो एक पहलू है। लेकिन मैं कल भी आपको मैंने कहा था कि इसकी जांच को भटकाया जा रहा है और मैं आज भी उसी बात पर अड़िग हूँ। मैं आज भी ये मानता हूँ कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर दे, जो कि संभव है कर ही देगी, तो भी इस समस्या का जो जड़ में है उसका हल नहीं होगा। एक परीक्षा तो ठीक है, रद्द हो गई और फिर वापस हो जाएगी, महीने 2 महीने, महीना भर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होगा, महीना 1.5 महीना काउंसलिंग। और अभी उन्होंने NTA ने, मतलब एजेंसी ने जो है इसको बंद कर दिया है, काउंसलिंग को रोक दिया है। तो निश्चित रूप से ये परीक्षा तो रद्द होने वाली है। लेकिन मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये नीट जो है क्लीन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो जो मामला गया, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जो पिटीशन दायर हुई, जो लोगों ने अर्जियां लगाई, उसी पे फैसला होगा। तो अर्जियां तो सबसे ज़्यादा इसी बात की लगी है कि भाई लीक हुआ है पेपर, धांधली हुई है और इसलिए जो है इस पेपर को, इस परीक्षा को रिजेक्ट की जाए और वापस परीक्षा करवाई जाए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई बातचीत नहीं हुई है और न ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। CBI भी मुद्दे को भटकाने का ही काम कर रही है। वो भी जांच उन्हीं चीज़ों की कर रही है जो मतलब CBI भी
पत्ते खंगालने का ही काम कर रही है, जड़ में काम नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इस बहाने, नीट के बहाने, नीट परीक्षा के बहाने जड़ पर काम हो, और ये सभी परीक्षाओं के साथ लागू होता है। इसलिए वो परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं के एक साथ रिपेयर हो जाए और सही व्यवस्था लागू हो जाए, ताकि बाद में पेपर लीक होने का मसला ही खड़ा ना हो। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 प्रश्नों पर जो हमने कल भी उठाए थे, इनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और जो जांच एजेंसियां हैं, कल भी कहा था मैंने कि जांच एजेंसी सीबीआई खास तौर से जो जांच एजेंसी है, वो इस केस को सॉल्व करने के में सक्षम नहीं है। इसलिए या तो जेपीसी बैठे या सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी जांच करे, तब ही इसका परिणाम आ सकता है। और वो जांच के बिंदु क्या हैं, इशू क्या हैं, प्रश्न क्या हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि 26 फरवरी से 26 मार्च तक जब रजिस्ट्रेशन खोला गया था, 26 मार्च को बंद कर दिया, फिर 9 अप्रैल को वापस क्यों खोला? इस प्रश्न पे कोई बात नहीं कर रहा। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, क्योंकि षड्यंत्र की वो इस एक दिन के रजिस्ट्रेशन विंडो को खोलने में ही आती है। उस रोज़ कम से कम भी 25,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, और उन 25,000 लोगों में से ही अधिकतर बच्चे जो है इस पेपर लीक और इस धांधली में फंसे हुए हैं। तो ये जांच करना ज़रूरी है कि ये 9 अप्रैल को जो वापस से रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया, ये किसके आदेश से खोला गया? कौन वो आदमी है जिसने ये परमिशन दी, ये स्वीकृति दी, या ये आदेश दिया कि 9 अप्रैल को एक दिन के लिए विंडो खोला जाए, 10 अप्रैल को वापस बंद कर दिया गया? तो इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी, तब तक भली पेपर ये परीक्षाएं रद्द हो जाए, तब भी ये प्रश्न तो रहेगा ही कि भाई किसके कहने से हुआ, कौन इसकी जड़ में है, मास्टरमाइंड कौन है, ये पता नहीं लगेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये जो एनटीए के अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, ये कौन साहब हैं? ये व्यापम के भी अध्यक्ष थे, और व्यापम कितना बड़ा घोटाला था, 50-55 तो उसमें मौतें हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के 2 प्रिंसिपल्स की हत्याएं हो गई, उसमें मृत्यु हो गई, हत्याएं हुई, या जैसे भी उनको जहर दिया गया, या सोए तो उठे ही नहीं, जो भी हुआ। लेकिन इसी तरह से 19 साल के बच्चे जो है उठा ली उसको, और 6 दिन बाद उसका जो है शव मिला रेलवे ट्रैक पर। तो ऐसे कई मामले थे जो व्यापम में बड़ा घोटाला हुआ था, और उस समय व्यापम घोटाला जब हुआ, तब ये प्रदीप जोशी उस के अध्यक्ष थे, व्यापम के। वो इतना संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी जांच किसी तरह से सीबीआई ने ही जांच करी। ये भी एक कॉमन फैक्टर है कि इस केस में भी, नीट में भी एनटीए के अध्यक्ष जो है प्रदीप जोशी हैं, और सीबीआई ही जांच कर रही है। जब व्यापम में कोई फैसला, मतलब खास रिजल्ट नहीं आया, कोई खास निर्णय नहीं हुआ, कईयों को क्लीन चिट मिल गई, तो इसमें कैसे कोई फंसेगा, मुझे नहीं लगता। मतलब इसमें भी लीपापोती हो जाएगी और छोटी मोटी गिरफ्तारियां हो जाएगी बहुत लोअर लेवल पे, जैसी व्यापम में हुई,
उसी तरह से ये इसमें भी हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रदीप जोशी किसके कहने से एनटीए में अध्यक्ष बना, कौन इसको सुपरवाइज, मतलब इसका जो गॉडफादर है, इस पे किसका वरद हस्त है। ऐसे तो आरएसएस का भी ये ख़ास आदमी है, आरएसएस वालों ने भी इसको पैटर्नाइज कर रखा है, लेकिन आरएसएस के पैटर्नाइज करने के बाद भी मंत्रालय में क्या ये धर्मेंद्र प्रधान ने इसको अपॉइंट किया है या गृह मंत्री शाह के कहने से अपॉइंट हुए हैं या ये नरेंद्र मोदी के कहने से अपॉइंट हुए हैं। मतलब ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि इन 3 मंत्रियों में से कौन इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसको बार बार पनाह दे रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच के बिना पता नहीं लगेगा कि इस शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, वो कौन करवा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट, इस नीट परीक्षा के अंदर ये परिणाम को घोषणा करनी थी 14 जून को। ये बात एनटीए वालों ने ही घोषित की थी कि हम 14 जून को इसका परिणाम निकालेंगे, लेकिन 4 जून को जिस रोज़ लोकसभा चुनाव के परिणाम आने थे और आए भी, उसी रोज इन्होंने मतलब परिणाम क्यों घोषित किए। इसका मतलब ये हुआ कि परिणाम को घोषित करने में लोगों का ध्यान भटकाना था। लोगों के ध्यान में ये बातें नहीं आए जो धांधलियाँ हुई है, जो 67 टॉपर आए हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए और चुनाव में ही लोग देखते रहें और ये बात आई गई हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने इसके ऊपर वॉच किया और पता किया, फिर सेंटर्स पकड़े और यूपी के एक एमएलए को भी गिरफ्तार किया, गेंदेलाल क्या, वो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के खास आदमी हैं और उनका नाम 4-5 परीक्षाओं के पेपर लीक करने में भी आया हुआ है। और चौथा जो बड़ा प्रश्न है वो है कि सुरेश चंद्र आर्य की कंपनी जो बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी और कई परीक्षाओं में इनको परीक्षा का ठेके मिलते थे, उन परीक्षाओं में धांधली होने के कारण, पेपर लीक होने के कारण वो ब्लैक लिस्ट कर दी। अब ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जिसका नाम से ही मालूम है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस आदमी को बार बार ये परीक्षा के ठेके क्यों दिए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक इसकी जांच नहीं होगी हमको ये पता नहीं लगेगा कि इस सारी परीक्षा व्यवस्था में, शिक्षा की सभी परीक्षाओं की बात है, शिक्षा ही नहीं, अपॉइंटमेंट्स की भी बात है, उसमें भी परीक्षाएं जो होती है उसमें भी ये साहब ठेके लेते हैं। जैसे यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, उसमें ठेका लिया और उसमें पेपर लीक हो गया और इनको ब्लैक लिस्ट किया गया। तो ये सुरेश चंद्र आर्य, ये सर्व आर्य सभा के ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, ये प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीकी आदमी हैं, ये प्रधानमंत्री की मंच शेयर करते हैं, मंच पे शेयर ही नहीं करते बल्कि मंच का संचालन भी करते हैं। तो ऐसे आदमी का जब तक
इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इन चारों सवालों के जवाब चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि इन परीक्षाओं का केंद्रीकरण किसने करवाया? ये जो सुझाव जिसने दिया कि इन परीक्षाओं का वन इंडिया वन एग्ज़ाम कर दो और मेडिकल के अलग अलग जो एग्ज़ाम होते थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो जितना केंद्रीकरण होगा उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अब आप देखिए कि ऑल इंडिया का है ये, तो सभी जगह प्रॉब्लम हो गई। अगर ये अलग अलग जगह होता है तो मान लो बिहार में प्रॉब्लम हुई है तो बाकी स्टेट्स में तो एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अब ये सारी जगह प्रॉब्लम है और सब जगह एडमिशन रुके हुए हैं। तो केंद्रीकरण से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और एक जो लास्ट पॉइंट है, ये भी जांच होनी चाहिए कि परीक्षा को आउटसोर्स करने का सुझाव किसका था, क्योंकि जब से ये आउटसोर्स होने लगी है परीक्षाएं, तब से ही धांधलियां बढ़ गई है, धांधलियां ज़्यादा होने लग गई। धांधलियों का पहले भी होती होगी, छुटपुट एक आध कहीं कुछ हो, मालूम नहीं कितनी पर, लेकिन यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है वो उसमें कोई लीक नहीं होता है। बोर्ड्स की परीक्षाएं होती है उसमें कोई लीक नहीं होता। तो ये जो आउटसोर्स है और आईआईटी का भी कहा कि आउटसोर्स कर देते हैं, और आईआईटी की एक वो कर देते हैं, एग्जामिनेशन एक कर देते हैं। आईआईटी वालों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो सिस्टम है वही रहेगा, हम ही करवाएंगे परीक्षाएं, तो और वहाँ कोई लीक नहीं होता है। तो ये जो लीक है ये आउटसोर्स की वजह से ज़्यादा है। और एक पॉइंट इसमें और है जिसकी भी जांच होनी चाहिए, वो है इन धांधलियों में कोचिंग क्लासेस और निजी शिक्षण संस्थाओं का कितना हाथ है। तो उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशरी वही हैं, वही लोगों को ये वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, गारंटी कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे भी और पास भी करवाएंगे और अगले कॉलेज में एडमिशन की गारंटी भी देते हैं। तो ये गारंटी पहले से कैसे दे सकता है कोई? तो इसलिए इन विषयों पर भी जांच होनी चाहिए। 4 पॉइंट मैंने ऊपर बोले और 2 पॉइंट ये, आउटसोर्स और कोचिंग और निजी संस्थाएं, इनकी जांच नहीं होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें परीक्षाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज एक परीक्षा लीक हो गई, एक परीक्षा का पता लग गया कि लीक हो गई है, उसको आप रद्द भी कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे देगा कि लीक हो गई है, रद्द कर दो। तो इसकी क्या गारंटी है कि वापस जो परीक्षा होगी उसका लीक नहीं होगा और उसमें सही परीक्षाएं होगी? तो ये जब तक इन कारणों को, ये जड़ पे जाने वाली बातें हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण और व्यापारीकरण और निजीकरण जो है सबसे दुखदाई है बच्चों के लिए, और वो ही सब समस्याओं की जड़ है। इस बात को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन बिंदुओं पर विचार करेंगे, और ये भी अपील करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने के लिए सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कल अपन एक और वीडियो बनाएंगे। कल राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उस बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।